हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में। आज हम हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ाएंगे। इसमें हमारी सबसे पहली विधि आती है एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल में हमें कई विधियां देखने को मिलेंगी, जैसे सबसे पहले मिलती है हाइड्रोजन हाइलाइट द्वारा। अब हमने आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया था कि हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन का फार्मूला R और X होता है। अब R की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं। हम R की जगह पर हम लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं। हम R की जगह पर C2H5 लिख सकते हैं और C2H5 को हम दो भागों में तोड़कर CH3 CH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे बॉन्ड होता है। हम इसकी जगह पर C3H7 भी लिख सकते हैं, जिसको हम अगर कार्बन की सीधी श्रृंखला में खोल देते हैं तो CH3 CH2 CH2 जाकर बनता है। ठीक है बच्चों, अब X की जगह पर हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन भी लिख सकते हैं। तो ये R और X हो गया। अब समझते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल बच्चों जो होता है उसका फार्मूला ROH होता है। अब मुख्य रूप से इसे तीन भागों में बांटा जाता है। एक प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, जिसमें एक एल्केन होता है, मतलब RCH2OH। ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। जिसमें दो एल्केन होते हैं वो द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब तृतीयक एल्कोहल वो होता है जिसमें तीन एल्केन होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। अब आपने सारी चीजों को समझ लिया। अब समझते हैं कि हाइड्रोजन हाइलाइट क्या है। हाइड्रोजन का बच्चों H होता है और हाइलाइट अर्थात हैलोजन होते हैं। तो हैलोजन को हम H से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको यहाँ पर हाइड्रोजन हाइलाइट का भी फार्मूला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइट से कराएंगे और हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहल हमारा होता है ROH और इसकी क्रिया जो है हम किससे कराएंगे, HX अर्थात हाइड्रोजन हाइलाइट से कराते हैं। तो हमारा हेलो एल्केन अर्थात RX बनता है। यहाँ पर R भी चला गया हमारा और X भी चला गया। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास H बचा है, एक हाइड्रोजन ये वाला, और ये OH बचा है। तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमारी सामान्य अभिक्रिया हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके करके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल का एग्जाम्पल ले लिया है। तो हमने लिया है वो R रखा हुआ है। तो R की जगह पर हम यहाँ पर CH3 CH2 और OH रखते हैं। ठीक है, और H का H रहेगा और X का स्थान हम बदल सकते हैं। तो X के लिए हमने Cl लिया है। ठीक है बच्चों, तो R की जगह पर हमारा क्या आया है, CH3 CH2 आया है और X की जगह पर कौन आया है, हमारा Cl आया है। तो उसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे CH3 CH2 Cl और हमारा फिर से वही बचा है H और OH। जो अभिक्रिया में लिखा हुआ है वो कॉमन रहेगा, ये सेम आती है। ठीक है बच्चों, हम इसका नाम कह सकते हैं, ये क्लोरो है और ये दो कार्बन से एथ होता है। उसमें सिंगल बॉन्ड का अगर हम एन जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम R, ये दो R है, इन दोनों R की जगह पर हम CH3 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने दोनों R की जगह पर CH3 ले लिया है और देखते हैं कि क्या बनता है। ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल है और फिर से हम इसमें HCl से ही क्रिया करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि H और OH कॉमन अभिक्रिया की तरह बाहर निकल जाएगा, H2O। अब हमारे पास जो बचा है ये CH, हम इस Cl से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH और Cl। ये भी हमारा क्या है, हेलो एल्केन ही। अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें
तृतीयक एल्कोहल का जिसमें 3 एल्केन होते हैं, तो तीनों R की जगह पर हम CH3 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, C और सिंगल बॉन्ड OH। हमने फिर से ये क्रिया HCl से ही कराई है। ठीक है बच्चों, तो फिर से हमारा H2O निकल जाएगा और हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा CH3, 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 C और Cl। ये हमारे हमने 3 एग्जाम्पल करके देख लिए हैं HCl से। अब हम ये X का स्थान बदलेंगे, ब्रोमीन भी रख सकते हैं हम, आयोडीन भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। इसमें हमेशा हमको ध्यान रखना है, जब भी हम HCl से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर उपस्थिति निर्जल जिंक क्लोराइड की रहती है, ZnCl2 की। ये सेम रहेगा इस अभिक्रिया में। ठीक है बच्चों, कब तक, जब तक हम जिंक क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जब हम एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। उपस्थिति आपको ध्यान रखनी है कि जब हम जिंक क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो उपस्थिति निर्जल जिंक क्लोराइड की रहती है। तो हम इसको साइड में लिख देते हैं, जिसे आप नोट कर लेंगे। जिसे हम लिख सकते हैं कि जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी और भी अभिक्रियाएं कराते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम HCl की जगह पर HBr लेकर देखते हैं, तो वही रहेगा। R की जगह पर एल्कोहल में हम CH3 रखेंगे और OH। ये मेथेनॉल है और यहाँ पर हम HBr से क्रिया कराएंगे। जब हम HBr से क्रिया कराएंगे तो वही कॉमन चीज जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा और हमारा बचेगा CH3 और Br। तो हम लिख देंगे इसको CH3Br। मान लो हमने HBr से नहीं कराई है, यही क्रिया जो है हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई है, क्योंकि X के स्थान को हम बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी वही होगा कि जल बाहर निकल जाएगा H2O और बचेगा हमारे पास CH3I। इन दो अभिक्रियाओं में हमें ध्यान रखना है कि उपस्थिति हम लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 की। ये दो अभिक्रियाएं और हैं, इन्हें नोट करें। फिर अगली अभिक्रिया कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इसमें एल्कोहल में पहली A पॉइंट हो गया, B पॉइंट आता है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड या पेंटा हाइलाइड भी कह सकते हैं उसको, पेंटा हाइलाइड हैलाइड द्वारा क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे और क्रिया हम एल्कोहल से ही कराएंगे। तो हम देखते हैं एल्कोहल का फार्मूला हमारा वही रहेगा ROH। ठीक है बच्चों, अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पेंटा हाइलाइड इसका फार्मूला होता है PX5। तो हम क्रिया कराएंगे PX5 से। अब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा हेलो एल्केन RH ही, तो पहले हम निकाल देंगे इसको RH। अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन के द्वारा और निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा H और X। बचा क्या, अब हमारे पास एक P बचा है, एक O बचा है और 3 Cl,
दो एक्स यहां से जा चुके हैं, तो 3x हमारे पास बचे हुए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं POX3। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। R की जगह पर हमने C2H5 लिया है और OH, ठीक है बच्चों, T, और X की जगह पर हमने Cl ले लिया है, तो ये बन गया हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R की जगह पर हमने C2H5 लिया था और X की जगह पर हमने Cl लिया था। अब यहाँ पर ये H और X है, X की जगह पर हमने Cl लिया था। अब फिर से हम इसको लिखेंगे POX3, मतलब Cl लिया था X की जगह पर, तो ये भी आपकी अभिक्रिया हो गई। अगर हम इसके बारे में भी लिखना चाहें तो हम सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने इस A वाली अभिक्रिया के लिए लिखा था, इस पोर्शन। अब हम इसको B वाली के लिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो हम लिखते हैं कि एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाहाइलाइड अर्थात PX5 से कराने पर हेलो एल्केन बनता है। ठीक है बच्चों, ये एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि हो गई। अब इसकी एक विधि और है, इसे आप नोट करें, फिर अब कराते हैं। अगली है थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा आता है थायोनिल क्लोराइड द्वारा। थायोनिल क्लोराइड द्वारा हम हेलो एल्केन बनाएंगे, पर क्रिया एल्कोहल से ही कराएंगे। तो एल्कोहल हमारा होता है ROH और थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। ठीक है बच्चों, प्लस SOCl2। अब ये क्रिया कराएंगे तो हेलो एल्केन हमारा RH बनेगा, बट X का रोल यहाँ पर क्लोरीन निभा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे इसको RCl। अब हमारे पास एक Cl बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है, तो हम उसको लिखेंगे HCl। अब हमारे पास जो बचा है ये SO बचा है और एक O ये बचा है, तो ये हमारा हो जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड SO2। अब बच्चों हम R की जगह पर C2H5 रख रहे हैं और OH, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। तो R की जगह पर हमने लिया था C2H5 और ये Cl हो जाएगा। बाद बाकी अभिक्रिया जैसी की तैसी नोट की जाए। अब अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जब एल्कोहल अर्थात ROH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड अर्थात SOCl2 से कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, हमारा हेलो एल्केन अर्थात RH बनता है। ठीक है, बनता है। इस विधि को हम डार्जेन विधि भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है डार्जेन, ये ज्यादातर डार्जेन के नाम से पूछी जा सकती है। ठीक है, और थायोनिल क्लोराइड के नाम से भी पूछी जा सकती है, इसे नोट करें। फिर इसकी अगली विधि करते हैं। अगली विधि हमारी आती है एल्केन के हैलोजनीकरण
द्वारा। एल्केन हम कोई भी ले लेंगे, उसका हम हैलोजनीकरण करा देंगे तो हमारा हेलो एल्केन बनेगा, अर्थात जिसको हम RH कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एल्केन जो होता है, एल्केन वे होते हैं जिसमें दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, या एक ही कार्बन हो तो सभी बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल होंगे, और इसका फार्मूला होता है RH। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करते हैं, RH की क्रिया किसी हैलोजनीकरण है, अर्थात हम हैलोजन क्या होते हैं, X होते हैं, और ये द्विसंयोजी यौगिक होते हैं, तो हम इसको X2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इससे करा देंगे, X2 से क्रिया करा देंगे। तो ये जो क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है और अलग अलग ताप पर होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा R और X निकल जाएगा। अब हमारा यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा, एक X बचा है, हम उसे लिख सकते हैं H और X। अब जैसे R की जगह पर हम CH3 ले लेते हैं और सिंगल बॉन्ड H, अब हम इसे CH4 भी कह सकते हैं, मीथेन। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हमने क्लोरीन लिया Cl2, उपस्थिति हमारी प्रकाश की ही रहेगी अलग अलग ताप पर, तो R की जगह पर हमने ये लिया है CH3 और X की जगह पर हमने Cl लिया, तो यहाँ एक ही X है, तो हम लिख देंगे इसको CH3 Cl और H और X, H का H रहेगा और X की जगह हमने क्या लिया था, Cl। ठीक है बच्चों, अब इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम कोई और एल्केन ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और हम इसकी क्रिया जो है ब्रोमीन से कराते हैं। अब की बार हाइड्रोजन हम चेंज करते हैं, Br2। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति रहेगी और देखते हैं क्या बनता है हमारा। तो इसमें भी वही होगा कि एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और इस Br के साथ मिल जाएगा, तो ये HBr हो जाएगा। अब देखो यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3, बट यहां से एक हाइड्रोजन जा चुका है, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड Br हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी हो गई एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। अगली विधि हमारी आती है एल्कीन द्वारा। ठीक है बच्चों, अगली विधि हमारी जो आती है, ये दूसरी विधि थी एल्कोहल के बाद, एल्केन द्वारा हम करते हैं एल्कीन द्वारा। अब एल्कीन के द्वारा हम हेलो एल्केन बनाते हैं। अब समझ लेते हैं एल्कीन क्या होता है। एल्कीन वे होते हैं जिनके दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, बाद बाकी हम इसकी बैलेंसिंग पूरी कर सकते हैं। अब इस कार्बन को, हर कार्बन को हमने बताया था कि 4 हाइड्रोजन या फिर 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो 2 बॉन्ड इसके पास हैं, तो हम इसको 2 हाइड्रोजन और दे देंगे, और इसके पास भी 2 बॉन्ड हैं, ये साझे के बॉन्ड होते हैं, इसको भी हम 2 बॉन्ड दे सकते हैं, तो इसको हम एल्कीन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो सबसे पहला होता है एल्कीन के द्वारा बनाने के लिए, अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमने सबसे पहले ले लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम जो क्रिया कराते हैं वो HX से कराते हैं। अब HX हाइड्रोजन हाइलाइट होता है, HX से हम इसकी क्रिया करा रहे हैं। अब X की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अभी हमने HX, X की जगह पर यहाँ पर Br लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, हमने इसमें X की जगह पर Br लिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और बचा हुआ Br वो क्या करेगा, वो इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2। ठीक है, और इसमें जाकर Br जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा Br। अभी तो यहाँ पर 2 कार्बन ही थे, अगर यहाँ पर 3 कार्बन होते तो क्या होता।
तो 3 कार्बन के लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम फिर से यहाँ पर HBr ही ले रहे हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड HBr। अब यहाँ पर यह समस्या आती है कि जिन 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा है वहीं ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और वहीं पर ये वाला Br भी जाता है, क्योंकि इसमें दोनों कार्बनों में डबल बॉन्ड से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो समान है, बट इसमें एक हाइड्रोजन और इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और ब्रोमीन परमाणु कहाँ जाएगा? इसमें क्या होता है, यहाँ पर मार्कोनी-काफ का रूल लगता है। मार्कोनी-काफ रूल कहता है कि डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, हाइलोजन अर्थात Br वहां पर जाएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, बचा हुआ हाइड्रोजन वहां जाएगा। ठीक है, तो ये जो H है हाइड्रोजन वो CH2 से जुड़ेगा और Br जो है वो CH के साथ जुड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये Br जो है इस CH पर जाकर इस तरीके से जुड़ जाएगा Br। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जब इससे जुड़ेगा तो ये CH2 क्या हो जाएगा, हमारा CH3 हो जाएगा। यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति आती है तो मार्कोनी-काफ का रूल लगता है, इसे आप नोट करें, फिर हम आपको मार्कोनी-काफ रूल को डिटेल में बताते हैं। अब हम मार्कोनी-काफ के नियम को समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या लिखा हुआ है। तो हमने जैसे लिखा हुआ है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी क्रिया हमने HBr से कराई। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये हाइलोजन है, ये X का रोल निभाता है। ठीक है बच्चों, तो मार्कोनी-काफ का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध है, ठीक है, हमने देख लिया है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध है, डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन मतलब ये वाला हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस कार्बन पर परमाणु पर हाइड्रोजन अधिक है। अब इन दोनों में ये वाला जो कार्बन परमाणु है इस पर हाइड्रोजन अधिक है और हाइलोजन परमाणु अर्थात ये वाला परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन अधिक है। अर्थात ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन परमाणु पर जाएगा और ये जो Br है वो उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इसी के नीचे हम लगा देंगे Br और ये हो जाएगा CH2 से, ये CH2 था, इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अब ये इसी में एक और नियम होता है एंटी मार्कोनी-काफ नियम या खरास प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव। जैसे यही अभिक्रिया है, लिखा हुआ था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यही HBr से हम क्रिया करा रहे हैं। अगर उपस्थिति इसकी रहती है पराक्साइड, कहीं लिखा है इसके ऊपर अभिक्रिया के ऊपर इस तरीके से, अगर पराक्साइड लिखा है तो ये मार्कोनी-काफ का नियम काम नहीं करेगा। ये जो नियम है इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, अर्थात ये वाला हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन जो है कम है और हाइलोजन परमाणु अर्थात Br वहां जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अधिक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका CH2। अब अगला क्या है CH2 और उसी से हमारा क्या जुड़ जाएगा Br,
तो इसका जस्ट विपरीत होता है पराक्साइड या खराश प्रभाव। ठीक है बच्चों, अगली विधि हम देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हेलोएल्केन अर्थात RH किस प्रकार से बनाया जाता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें हम क्या करते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, बट यहाँ RCOOH नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर RCOOAg लिया जाएगा। इसकी क्रिया जो है हम ब्रोमीन के साथ करा देते हैं तो हमारा हेलोएल्केन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है उसकी उपस्थिति रहती है, तो हमारा क्या बनता है हेलोएल्केन R, और अब X का रोल कौन निभा रहा है, Br निभा रहा है। ठीक है, RBr बनता है। अब हमारा बचा क्या, एक ब्रोमीन यहाँ पर बचा हुआ है, वो हमारे सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा, ये हमारा बनाएगा AgBr। ठीक है बच्चों, अब ये बचा है COO, तो हम इसको लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड COO। ठीक है, CO2। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। R की जगह पर हमने CH3 लिया है, COOAg, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसको हम कह सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से कराते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4 की उपस्थिति में। तो R की जगह पर हमने CH3 लिया है और X का रोल हमारा Br निभा रहा है, तो हम इसको लिख देंगे CH3Br, और बाद बाकी अभिक्रिया जैसे AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड सेम रहेगा। अब इसके बारे में हम लिखेंगे क्या, ये हमारा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और इसकी क्रिया हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं तो हमारा ब्रोमोएल्केन बनता है या एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम हुन्स-डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। हम लिखते हैं कि जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन अर्थात Br2 से कराने पर ब्रोमोएल्केन बनता है। ठीक है बच्चों, ब्रोमोएल्केन बनता है। और लिखेंगे कि इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बच्चों अभिक्रिया जो होती है इस नाम से बहुत कम पूछी जाती है, परंतु हुन्स-डीकर जो अभिक्रिया है इस नाम से सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसे नोट कर लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें।